नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक समय था जिसके पास शक्ति होती थी वही जीवन में आगे बढ़ पाता था। फिर कहने लगे कि जिसके पास लक्ष्मी है, धन संपदा है, वो जीवन में आगे बढ़ सकता है। आज का समय है विद्या का, और विद्या की हम बात करें तो ख़ास तौर से सूचना का। कहते हैं कि जिसके पास सूचनाएं हैं, ज्ञान है, वो जीवन में सब कुछ पा सकता है। आज का दिशाएं में हमारा विषय है करियर इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इस विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री चंदन सेन। नमस्कार। आप टेक्निकल डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, उसमें मैं जयपुर में हूँ। जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत नमस्कार। चंदन जी, सबसे पहला सवाल उठता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए, बहुत साल पहले इनियाक, हम करीब 60-70 साल पहले की बात करें, इनियाक से लेके धीरे धीरे अलग अलग जनरेशन कंप्यूटर के आए। फिर जो है माइक्रो कंप्यूटर आया, IBMs आए, फिर लैपटॉप आ गए, पाम टॉप आ गए, मोबाइल कंप्यूटिंग है। तो कंप्यूटर संगणक जो है उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, और संगणक को इस्तेमाल करने की जो तकनीक है उसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उस सूचना प्रौद्योगिकी को जब हम जोड़ते हैं संचार से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, तब वो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार बनता है, यानी कि ICT। और ये एक ऐसा हमारे पास टूल है जो केवल ई-गवर्नेंस में नहीं, जो केवल हमारे निजी जीवन में नहीं, जो केवल ऑफिस में नहीं, शिक्षा ले लीजिए आप, रिसर्च ले लीजिए आप, इंडस्ट्री ले लीजिए, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये अछूता नहीं है। अंग्रेजी में कह सकते हैं यूबिक्विटस है, सब जगह इसकी मौजूदगी है, और ये निरंतर जो है प्रगति कर रहा है। और इसकी प्रगति के साथ साथ जो हमारे नौजवान हैं, लोग हैं जिनको जो इसे इस्तेमाल में ले रहे हैं, उनका भी उन्नयन हो रहा है। अभी आपने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात की, तो हमारे दर्शक उस टेक्नोलॉजी यानी कि फ़ोन के ज़रिए अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट करें, शुरुआत में जयपुर का STD कोड 0141, फ़ोन नंबर 27106666 और 27049999। और हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। हम शुरुआत करेंगे क्यों ना आज इससे पहले पुनीत जी, जो स्टूडेंट्स आए हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं। मैं एक बात थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि ये करीब 25-30 साल पहले इसकी परिकल्पना की गई, शुरुआत की गई कि भारत में आने वाले समय में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आवश्यकताएँ होंगी, उसके लिए विभिन्न प्रकार के नए नए कोर्सेज़ की शुरुआत हुई, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस हुआ, BCA उसके पश्चात खुला बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। राजस्थान में सबसे पहले MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर में इस कोर्स की शुरुआत की गई। इसके साथ साथ कई सारे जो संकर कोर्सेज कहेंगे, हाइब्रिड कोर्सेज हैं, उनको जो है बनाया गया, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे मिडिल टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, और उनकी क्रियान्विति शुरू हुई। उनके लिए जो है सरकार की तरफ से पहले कोर्सेज शुरू किए गए, और उस समय फिर जो है डोएक का भी नाम आया, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, जिसके O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल कोर्सेज। डोएक का अब नया नाम NIELIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो कि अपने OABC लेवल कोर्सेज कराती है। इस प्रकार से इसका जो है फैलाव बढ़ता गया, और धीरे धीरे जो है ये हमारे जो युवा हैं इसमें प्रशिक्षित हुए, और कईयों को जॉब मिली, कईयों को करियर मिला, और कई लोग विदेश चले गए, बहुत नाम कमाए, क्योंकि हमारे देश की जो मैन पावर है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा मानी जाती है। पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है। और लेकिन कहते हैं कि विकास के साथ साथ, डेवलपमेंट के साथ साथ जो है रुकावट और हर्डल्स के बीच भी उसके साथ साथ चले जाते हैं, तो समस्याएं भी पैदा हुई हैं। तो हम आज इनसे जब बातचीत करेंगे तो हम अच्छाइयों के साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी भी बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम और किस कोर्स की स्टडीज़ कर रहे हैं आप, और सवाल संक्षिप्त में। नमस्कार सर, मेरा नाम हिमांगी तनका है। मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग कर रही हूँ जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक कंप्यूटर ग्रेजुएट के लिए इंजीनियरिंग करने के बाद जब वो एजुकेशन की फील्ड से बाहर निकल के सर्विस की फील्ड में आता है, तो उसके लिए क्या क्या ऐसी ओपनिंग्स हैं जो कि वो ले सकता है और इंडिया में रह के ही उसको परस्यू कर सकता है? हिंदुस्तान में आप रहना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है मांगी जी। पहली बात तो ये
देश में हमारे देखिए बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ख़ासकर ग्रामीण अंचलों में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और एक बीटेक कंप्यूटर साइंस आपने बोला, आप बीटेक कर रही हैं, तो देखिए कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बीटेक आईटी में भी होता है, कंप्यूटर साइंस में भी होता है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा कोर इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर आप जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तकनीकों से रूबरू होती हैं, आपके स्किल्स उसमें डेवलप होते हैं। और फिर क्या होता है कि हर एक इंसान का अपना जो है एक एप्टीट्यूड होता है, रुझान होता है कि वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में मैं एक बात को कहना चाहता हूँ कि ये कोई एक जनरलिस्ट विषय नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस किया आप सब तरह के कंप्यूटर के से रिलेटेड काम कर पाएंगे। कंप्यूटर में मैं इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, मैं बताना चाहता हूं कि विभिन्न अलग अलग क्लासेस क्या हैं जिसमें एक आईटी का पर्सन, एक कंप्यूटर साइंस का व्यक्ति, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्किल्ड है, मिडिल टर्म स्किल्ड है, चाहे लॉन्ग टर्म स्किल्ड है, क्या क्या कर सकता है। एक क्षेत्र जैसे आप बीटेक करेंगी तो सबसे पहले एक्सपेक्टेंसी एज एन एम्प्लॉयर मेरे से होगी कि अच्छा आप यू आर अ कंप्यूटर इंजीनियर, कैन यू डू प्रोग्रामिंग फॉर मी, कैन यू मेक अ सॉफ्टवेयर फॉर मी, क्योंकि सॉफ्टवेयर की बड़ी डिमांड है। जो लोग सॉफ्टवेयर लिखते हैं, कोड लिखते हैं, उनको बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छी उनकी सैलरी होती है, और उसमें काफ़ी जो है फॉरेन कोलैबोरेशंस भी हैं, और बड़े बड़े रूम्स होते हैं, बड़े सर्वर्स होते हैं, उनके साथ वो जुड़ के दिन रात कोडिंग करते हैं और अच्छे अच्छे कोड्स तैयार करते हैं, जो कि कई लोग एक्सपोर्ट करते हैं। पहला क्षेत्र तो जी आप प्रोग्रामिंग में जा सकती हैं। इसके लिए अगर आप अपने जिस भी संस्थान में जहाँ पे आप पढ़ती हैं उनके अगर प्लेसमेंट प्रॉपर है तो कैंपस इंटरव्यूज़ में आप कोशिश करें कि आपको अच्छी कंपनी कोई ले ले और वहाँ आप ट्रेनिंग लेकर उसमें आगे बढ़ें। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो दूसरा क्षेत्र है जिसके अंदर आप जा सकती हैं वो है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरिंग। जो विभिन्न कंप्यूटर्स आते हैं उनमें किसी के अंदर रैम की प्रॉब्लम होती है, किसी के अंदर मदरबोर्ड की ख़राबी हो सकती है, किसी के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उसको इंस्टॉल करना हो सकता है। तो हार्डवेयर को सही करना, दुरुस्त करना, साइट पे जाके सही करना, उनके प्रॉब्लम्स को अटेंड करना, कस्टमर सपोर्ट का एक काम दूसरा क्षेत्र ही है। जी, आपने जैसे जो सवाल पूछा कि जितनी बड़ी तनख्वाहें विदेश में जाकर के मिलती हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि हर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का इंडिया में भी ऑफिस मौजूद है। और वो जैसे बेंगलोर की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तीसरा हब पूना बना, गुड़गांव, चेन्नई भी है जी। इन सभी जगहों पर अगर आप में स्किल है और आप अगर अपनी वर्थ प्रूफ कर सकते हैं तो कंपनी ज़रूरी नहीं है कि आपको विदेश भेजे, आप इंडिया में रह कर के भी, भारतवर्ष में रह कर के भी सेवाएं दे सकते हैं और एट पार आपकी सैलरी होगी। आप विदेश में जाते हैं तो वहाँ जितनी बड़ी टैक्स लायबिलिटीज़ और खर्चे हैं उनको भी आप देखें। दो बातें इसमें मैं हिमांगी आपको बता, चूंकि समय हमारे पास संक्षिप्त है और शॉर्ट में आपके जवाब हमारे पास साथ हैं, हाँ, तो हम चाहेंगे कि अगला सवाल आप प्लीज पूछिए। पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरा नाम शिल्पी पारिक है। मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। वर्तमान में मैं ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग में कार्यरत हूँ और पंचायत समिति फागी के अंदर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि लाइक अभी आईसीटी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समिति के अंदर हैंडल कर रही हूँ, जिसमें अभी फ़िलहाल हमारा एक इसरो द्वारा संचालित भी प्रोजेक्ट है ग्राम पंचायत के लिए। तो मतलब लाइक आईसीटी सेंटर में मैं क्या आगे और कोर्स करूं सर, ऐसा कॉरेस्पॉन्डेंस का, क्योंकि रेगुलर तो कोर्स मैं कर भी नहीं पाऊंगी सर। बहुत अच्छा सवाल आपका है शिल्पा तो जी। मैं आगे क्या कर सकती हूँ सर जिससे मेरे को मतलब लाइक मेरी जॉब भी जॉब आपका के चलता अंदर रहे और आप आईसीटी में भी आगे बढ़े। जी, बहुत अच्छा बिल्कुल सवाल सर। किया, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। देखिए आपको विदित होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की तरफ से RKCL का बहुत अच्छा एक कोर्स है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बहुत साल पहले हमारे पूर्व में जो चीफ सेक्रेटरी रहे मीठालाल मेहता जी की सोच थी। और उसके तहत हम लोग क्या करते हैं कि जो ज़िला ई गवर्नेंस सोसाइटी, आप अपने विभाग के मार्फत अप्लाई करेंगे, ज़िला ई गवर्नेंस सोसाइटी जिसके अध्यक्ष ज़िला कलेक्टर महोदय होते हैं, उनको आपको आवेदन करना होगा। 3 महीने का हम कोर्स करवाते हैं। इसकी जो संपूर्ण फ़ीस होती है 2850 रुपये, ये आपको रिम्बर्स होती है और 25% आपको मोटिवेशन अमाउंट मिलता है यदि आप इसको प्रथम अटेम्प्ट में इसकी परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं। और ये जो कोर्स है इसको सब तरफ, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, RPSC वगैरह है, सब जगह इसको मान्यता दी जाती है। तो ये कोर्स जो है आपको समय समय पे आपको विभाग से समय भी मिलेगा इसके लिए, आप इसको कर सकती हैं। और इसको करने के पश्चात जो है अगर आपकी और ज़्यादा श्रद्धा हुई आगे पढ़ने की, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, डोएक का नया नाम NIELIT हो गया है। उसमें जो O लेवल, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कोर्स में आपको किसी सेंटर से आपको जुड़ जाना होता है
और तैयारी भी पढ़ाई भी करनी होती है, आपका काम भी चलता रहता है, और जब परीक्षाएं होती हैं उस समय आपको छुट्टी लेके या जैसे भी उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना होगा, और फिर आप जैसे ओ लेवल अगर उत्तीर्ण कर लेती हैं, फिर ए लेवल, फिर बी लेवल, फिर सी लेवल कर सकती हैं। बी लेवल का जो समकक्ष जो डिग्री है वो MCA है, और सी लेवल का MTech। एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज डिग्री घर बैठे आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप शहर में रहें, जहाँ रह रहे हैं, चूँकि अब ऑनलाइन एजुकेशन इस कदर मुखर स्वरूप में आ रही है, आपको शिक्षा भरपूर वैलिड शिक्षा मिल जाएगी और कम कीमतों पर, और जिसके लिए प्रॉपर प्लेसमेंट्स हैं, गवर्नमेंट प्लेसमेंट्स भी उसके लिए अवेलेबल हैं। एक बात मुझे थोड़ा सा चेताने के तौर पे भी कहना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइवेट विश्वविद्यालयों का प्रवेश हुआ इस क्षेत्र में, और हर चीज़ पैसे पर आधारित हो गई जी, और वहाँ पे जो कोर्स है उसको करना, उसकी जो रिजिडिटी है, जो क्लासेस अटेंड करना है, जो जाना है वहाँ पर उसको सीखना है, वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और जो बॉटम लाइन विद्यार्थी को ये ध्यान में रखनी होगी कि अल्टीमेटली नॉलेज एक्वायर करना उद्देश्य है, डिग्री एक्वायर करना काफ़ी नहीं है, एक्वायर करना वो उद्देश्य नहीं है। उम्मीद है आपको आपकी बात का जवाब मिला होगा। हम अगले दर्शक से पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं MCA कर रहा हूँ सर। मुझे मेरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर का बड़ा अट्रैक्शन है, चार्म है, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछें, ठीक है, मैं गवर्नमेंट के अंदर हूँ, मुझसे पूछे, सच्चाई पूछें, तो सरकार के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करना है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। और क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खासकर अमेरिका वगैरह में जो है बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, वो जो आपको करियर ऑप्शंस देती हैं, जो पैकेजेस देती हैं, उसके सामने ये बहुत नगण्य है और कम है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है सरकार में जाने की, तो सरकार में जाने के लिए अलग अलग आपके पास रास्ते हैं। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की तरफ से समय समय पे जो है नोटिस निकलते हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली वो इंफॉर्मेटिक्स सहायक के कई सारे लोगों को लिया गया, अलग अलग उनको पंचायत समितियों में पोस्ट किया गया। इसके अलावा जो ACP एनालिस्ट कम प्रोग्रामर्स की पोस्ट होती है, प्रोग्रामर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और ये तो सीधा आप सरकार में रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो हमारी NIC डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, उसमें समय समय पे अलग अलग प्रकार के पद निकाले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप साइंटिफिक असिस्टेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप साइंटिफिक ऑफिसर से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपका BTech होना ज़रूरी होता है, MCA होना प्रथम श्रेणी में या 70% अंक होने चाहिए, और आप जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या विभिन्न प्रकार के जो इनके साइट्स, आजकल सब कुछ जो है वेबसाइट आधारित है, पोर्टल आधारित है, इनको देखते रहिए, अप्लाई करते रहिए, और परीक्षा को पूरी तैयारी के साथ और उसके साथ दीजिए। और इसके अलावा सरकार में और जो ऑप्शंस आप बोल रहे हैं, MCA करने के बाद आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। आपकी अगर श्रद्धा रही तो आप अगर PhD कर लें तो आप फैकल्टी बन सकते हैं। आप इसके अलावा जितनी भी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जितनी भी भारत सरकार के उपक्रम है, बैंक्स में कई सारे ऑप्शंस हैं। बैंक के अंदर जैसे आप सब कुछ जो डेटाबेस मैनेजमेंट होता है, सर्वर बेस्ड होता है, आपको मालूम ATM तो आप यूज़ करते ही हैं, लेकिन टोटली जो है ई-बैंकिंग पर आधारित चीज़ें हो गई हैं। तो बैंक में भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है, ई-कॉमर्स के अंदर भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, और समय समय पे इनके एडवर्टीजमेंट्स आते रहते हैं। और लेकिन मेरा व्यक्तिगत सुझाव आपको ये होगा कि आप इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर में जो और ऑप्शंस हैं उनको देखें। सिर्फ सरकारी नौकरी की चाहत रखना, ऐसा सोच न बनाएं। अपनी क्षमताओं का विकास करके आपकी क्षमताओं के अनुरूप किस जगह आप फिट हो सकते हैं, वो बात सोचें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर और उसमें मूल मंत्र ये है कि जनरलिस्ट नहीं बने, स्पेशलिस्ट बने। जी, अगले दर्शक सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम आर्शिन नेहरा है और मैं इलेक्ट्रिकल आर्शिन नेहरा बहुत अच्छा नाम है, बताएं। एंड सर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपनी BTech कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर। और सर मेरा सवाल ये है कि मैं ICT से काफ़ी आकर्षित हूँ, बट मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी लगाव है, तो मैं इलेक्ट्रिकल और ICT दोनों कंबाइन करके किस तरह से मैं आगे बढ़ सकता हूँ? देखिए, आप दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको तय करना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को साथ रखेंगे या ICT को। एक तो है कि आपने करियर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनाया, ICT आपका शौक है, आपके रोज़मर्रा के जीवन में चाहे वो लैपटॉप है, चाहे मेल देखना है, चाहे छोटी मोटी कोडिंग करना है, वहाँ तक तो सीमित है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के पश्चात इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही ICT को करियर बनाएं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मार्फत आप ICT में जाएं,
तो जैसे आपको विदित है कि गेट की परीक्षा होती है, या तो आप ICT करने के बाद जो है ये बीटेक करने के बाद आप गेट की परीक्षा दें, उसमें अच्छी परसेंटाइल लाएंगे तो आप एमटेक IT में कर सकते हैं, अगर आपको IT में जाना ही है तो। दूसरा, आजकल कई सारे जो पुनीत जी भी खुद फैकल्टी हैं और एजुकेशन उससे हैं, तो उनको भी मालूम है कि जो विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं उसके अंदर भी प्रोग्रामिंग मस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा पावर सिस्टम्स के अंदर भी सारा इंफॉर्मेशन, जैसे सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें, हर ब्रांच के, मैकेनिकल की बात करें तो ऑटोकैड और कैड कैम के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनमें स्पेसिफिक जो डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि आपकी कोर ब्रांच प्लस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, उससे मिला जुला जो काम है उसमें बहुत कम लोग अभी उपलब्ध हैं। अगर वो स्पेशलाइजेशन अगर आप अपना बनाएंगे तो निश्चय ही आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे सैलरी पैकेजेस और ग्लोबल करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और अपनी कोर ब्रांच से भी आप जुड़े हुए रहेंगे। इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मास्टर्स डिग्री आजकल के जैसे जैसे इसमें फैलाव बढ़ा है, नए नए विषयों में मास्टर्स अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे MBA इन पावर सिस्टम्स, जो कि एक नया विषय है, जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लोगों के लिए बहुत अच्छा, मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं आप और इंजीनियरिंग भी सीख रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप अगर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा कि आप ICT में कहाँ बढ़ना चाहते हैं आगे। ICT का मतलब नहीं है कि 4 मेल चेक कर लिया या चैटिंग कर लिया, फेसबुक में जाके बैठ गए, दैट इज़ नॉट ICT के अंदर आप अगर चाहते हैं कि आपके जो पावर बेस्ड सिस्टम्स हैं उनकी जो, क्योंकि अधिकांश जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, चाहे वो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड हों चाहे और से, वो उनका कोर जो है आजकल ICT है। तो अगर आप ICT सीखते हैं तो आपको तो फ़ायदा करने वाला है। हम अगले दर्शक से सवाल पूछना चाहेंगे। जी, नमस्कार सर, मेरा नाम मोनिका कुमावत है एंड आई एम फ्रॉम बीटेक 3rd ईयर स्टूडेंट टू कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। बहुत अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं हो तो सर उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इन फ्यूचर, वो किस में जॉब कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोनिका जी। पुनीत जी से मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले। मैंने पहले बताया कि पहला जो क्लास है वो प्रोग्रामिंग है, दूसरा क्लास है हार्डवेयर मेंटेनेंस एंड कस्टमर सपोर्ट। मैं और कुछ क्लासेस की बात करूँगा जिसके अंदर आप जा सकते हैं। एक क्लास मैंने बताया टीचिंग है। अगर आपके अंदर पढ़ाने का रुझान है, लैब में काम करने का रुझान है, आपका जो एप्टीट्यूड है वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का है, तो आप टीचिंग को अपना प्रोफेशन चुन सकती हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और इसके अलावा जो है मार्केटिंग का काम होता है। मार्केटिंग के अंदर आप एक से बड़े कंप्यूटर कंपनी से जुड़ गए, उनके प्रोडक्ट्स, उनके सॉफ्टवेयर को आप अटेंड कर रही हैं, उसको इंस्टॉल कर रही हैं, उसको आप कस्टमर सपोर्ट दे रही हैं। ये भी एक मार्केटिंग का भी एक जॉब रहता है। एक और जो क्लास है एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए वो है टेक्निकल राइटिंग, जो विभिन्न प्रकार के बुक्स, मैनुअल्स, जर्नल्स, कोर्स मटेरियल को डिज़ाइन करना। वेबसाइट्स का जो कंटेंट, वेबसाइट पोर्टल में भी कोडिंग आ जाती है। अगर आप ASP.NET यूज़ कर रहे हैं या और सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको कोडिंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पोर्टल पे फोकस नहीं किया। तो डिज़ाइनिंग का भी एक काम आजकल प्रोग्रामिंग के साथ में है कि जो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए, मैं कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी इससे वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। और उसको आप डिज़ाइनिंग का काम कर सकती हैं। आप जो है टेक्निकल राइटिंग के अंदर आपकी अगर लिखने की क्षमता अच्छी है, अगर आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप पावर पॉइंट्स हैं, वीडियो प्रोग्राम्स हैं, ऑडियो प्रोग्राम्स हैं, आप रिटन टेक्स्ट मटेरियल है, ई-बुक्स हैं, इनकी तैयारी में आप लग सकते हैं। और इस प्रकार से जो है केवल प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्रामिंग ठीक है जानना ज़रूरी है, कोर है इसका, इस कंप्यूटर साइंस का, लेकिन आजकल केस टूल्स मौजूद हैं, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हमको प्रोग्रामिंग नहीं करनी। मोनिका, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी क्षमता को और इंटरेस्ट को पहचाना है। ज़रूरी नहीं कि दुनिया प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर मेकिंग के पीछे भाग रही है तो आप भी वो काम करें, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। लेकिन मैं आपको एक वर्ड ऑफ एडवाइस दूंगा मोनिका जी, कि अगर आपका एप्टीट्यूड प्रोग्रामिंग नहीं है तो आप दूसरा जो ब्रांच चुनते हैं उसमें पूरा रम जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप उसको भी तवज्जो नहीं दें, एक जनरलिस्ट नहीं बने। प्रॉब्लम समस्या यहाँ आ रही है कि बाज़ार में जो बीटेक्स हों, चाहे MCA हों, चाहे BCA हों, चाहे OABC लेवल के कोर्सेज़ किए हुए हों, चाहे CDAC के कोर्सेज़ किए हुए हों, चाहे और जगहों से जो आ रहे हैं, उनको डिग्री तो मिल रही है लेकिन उनके स्किल्स नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि कंपनीज़ को, जो कंपनीज आपको एम्प्लॉय करेंगी, उनको स्पेसिफिक नीड के लिए उनको काम चाहिए। उनको चाहिए कि भाई हमारा ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है, उसमें पता पड़ा वहाँ जाके हमको तो पता नहीं है, मालूम नहीं है, फिर मालूम पड़ा कि साहब
इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं भी लेती हैं, जो भी क्षेत्र लेती हैं, जो भी लाइन चुनती हैं, उसमें बिल्कुल हार्डकोर बन के आप प्रवेश करें और उसमें जो है बिल्कुल टॉप लीडर बने। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरा नाम शादाब अय्यूब है, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। सर, मेरा सवाल ये है कि सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुछ इनोवेटिव करने के लिए की थी सर, तो सर आपके आईसीटी में कौन सा ऐसा इनोवेटिव चीज़ है जो मैं आपको अक्वायर कर सकूं, मैं उस फील्ड में जाने की कोशिश करूं? बहुत अच्छा सवाल है आपका शादाब भाई। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आप अपना इनोवेशन केवल मैकेनिकल में मतलब कि जीवन में भी इनोवेशन रखिए, आपका जीवन और अधिक मधुर और अधिक खूबसूरत लगेगा। इनोवेशन सब तरफ होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, रोज़ होनी चाहिए। बात करी आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में इनोवेशन की, तो ये इसका एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर आप आईसीटी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्वॉट एक वर्ड है SWOT, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की। तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी संचार है, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि आप इसके ज़रिए बहुत सारा इनोवेशन, चाहे वो लिखना हो, चाहे पेंट करना हो, चाहे रीडिज़ाइन करना हो, चाहे तोड़ कर तैयार करना हो, चाहे एक छोटे से बच्चे को जो कि सपोज मेंटली चैलेंज्ड है उसको सिखाना हो, आपको आईसीटी इतने ऑप्शंस देता है। उदाहरण के तौर पे आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बात करते हैं, कंप्यूटर एडेड मशीन्स की बात करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बतौर भी आपने माइक्रो प्रोसेसर की जो है प्रोग्रामिंग की होगी, 8085 और 8086 हम लोग पहले करते थे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे इनोवेटिव ऐसे एफर्ट्स हैं। आपका जो मशीन डिज़ाइन होगा, आपका जो टूल डिज़ाइन होगा, आपका जो वर्कशॉप डिज़ाइन होगा, आप जो डिवाइसेस को हैंडल करेंगे, उसकी पूरी डिज़ाइनिंग आप इससे कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर नहीं रहती। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जानेंगे तो उससे जो एलाइड रिलेटेड फील्ड्स हैं, उदाहरण के तौर पे पुनीत जी को पता है कि रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल को बना के मैकेट्रॉनिक्स नाम का एक विषय शुरू कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के भी अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, और जिसके अंदर मैकेनिकल के भी हैं। तो ये सारी चीज़ें में इनमें ये क्या है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैकेनिकल ख़त्म होता है और यहाँ पे आईसीटी शुरू होता है, ऐसा नहीं। वो दोनों के अंदर बहुत अच्छी हारमोनी है, इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें, हाँ, हारमोनी है, हैंड शेकिंग है। तो आपने अगर स्पेसिफिकली कई सारे ऐसे एरियाज है, जैसे आप मैकेनिकल आप कर रहे हैं, अच्छा है, आपकी बेसिक इंजीनियरिंग पूरी होने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं मैकेनिकल के अंदर, आप MBA कर सकते हैं, आप IT में भी MBA हो जाता है आजकल। जी शादाब, हम कहना चाहेंगे कि आज की तारीख में कोई भी मशीन, कंपोनेंट, कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन एक विषय पर लेकर के आगे नहीं बढ़ती। एक मशीन की जब डिज़ाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी उतनी इन्वॉल्व है जितनी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है। तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो ये दूसरे जो विषय हैं, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको होती है तो वो एडेड एडवांटेज होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मुख्य धारा से भटक जाएंगे। हाँ, वो आपको और शार्पन करेगा, स्किल्स आपकी और एनहांस करेगा। बिल्कुल। इसमें आपको एक मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ आज, जो कि किसी भी आईसीटी को समझने वाले व्यक्ति के लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, कि सही सूचना सही समय पे सही व्यक्ति को सही फॉर्मेट में मौजूद करवाना। ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, हम कोई भी काम कर रहे हो। राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन इन द राइट फॉर्मेट एट द राइट टाइम। इसका परिणाम क्या होगा? अगर सही सूचना सही समय पे सही व्यक्ति को सही फॉर्मेट में उपलब्ध होगा तो वो सही फैसले कर पाएगा। और ये सही फैसले ही अल्टीमेटली आप जितने भी पढ़ाई करते हैं, जितना भी स्किल्स डेवलप करें, वो डिसीजन बेस्ड है। अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड वो चीज़ आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिसीजन लेने के लिए भाई अपना जो है, उदाहरण के तौर पे अगर आप एक डीजल शेड के अंदर हैं, आपको कितने इंजन्स लगाने, अगर इस इंजन में ख़राबी है, दूसरा बैकअप इंजन क्या है, उसका जो अंदर का जो गवर्नर है उसके अंदर, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, गवर्नर के अंदर ये फॉल्ट आ गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए उसका सिमुलेशन प्रॉब्लम। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपने इनोवेशन की बात करी, सिमुलेशन का मतलब है कि हम उस चीज़ को उसके अंदर बगैर जाए हुए अलग से देख सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। अगर हम ये करेंगे तो ये बनेगा, ये करेंगे तो ये बनेगा, उसमें से आप ये चुन सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जी, अक्सर पेरेंट्स की एक जिज्ञासा रहती है, जब बच्चा 12वीं के बाद में बीटेक के लिए अप्लाई करता है, उससे दोनों ब्रांचेस मिल रही होती हैं, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चूँकि मार्केट के जो रुझान अक्सर अखबारों के ज़रिए पता लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्लो डाउन हुआ, इतनी जॉब्स ख़त्म कर दी गई, लोग वापस जॉबलेस हो गए, इस तरह की बातें आती रहती हैं।
तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्या दोनों सेम है या एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम हैं? पुनीत जी, इससे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं करते तो ये प्रोग्राम अधूरा रहता। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 25-30 साल पहले जो हाइब्रिड कोर्सेज शुरू किए गए थे ना, जिसमें MCA कोर्स, BCA कोर्स आदि था, वो थोड़े से एप्लीकेशन ओरिएंटेड, अनुप्रयोग आधारित। एप्लीकेशन का मतलब है अनुप्रयोग, और अल्टीमेटली क्या है कि आप जो चीज़ सीख रहे हैं उसको आपको अप्लाई करना है आपके जीवन में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके कार्यालय में। तो जो ओरिजिनल कोर्स है वो है कंप्यूटर साइंस, जो कि एक इंजीनियरिंग के रूप में, इट इज़ नॉट CS, इट इज़ CSE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग के मूल एलिमेंट्स से वाकिफ़ होते हैं, उसमें आप ट्रेन होते हैं, और साथ में आप कंप्यूटर साइंस के जो एलिमेंट्स है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के जो उस समय के हालात हैं, उनसे आप वाकिफ़ होते हैं। और जब आप निकलते हैं, एक इंजीनियर बन के निकलते हैं जो कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स से एक जो है एक स्नातक बन के निकलता है, फिर आपका काम होता है अपने आप को अप्लाई करना अलग अलग क्षेत्रों में, आपके जीविकोपार्जन के लिए, आपके रोज़गार के लिए, आपके और दूसरे कामों के लिए। तो इसी को देखते हुए बेसिक कोर्स तो कंप्यूटर साइंस जो है कि एक कोर सब्जेक्ट है, कोर समझते हैं बिल्कुल, जो कि ठेठ अंदर रहता है। उसी का अप्लाइड सब्जेक्ट, जैसे हम लोग मास्टर्स करते हैं ना कि अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स तो मूल गणित हुई, और अप्लाइड मैथमेटिक्स हुई जो गणित अप्लाई करते हैं हम। इसी प्रकार से जो कंप्यूटर साइंस हम अप्लाई करते हैं वो बनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसमें संचार वर्ड आजकल जो है बिल्कुल मस्ट है। हाँ, तो IT ज़्यादा है एप्लीकेशन बेस्ड, IT सॉफ्ट है। CS थोड़ा सा आपके पास, अगर आप कोर CS में जाते हैं तो आप हार्डवेयर में भी जा सकते हैं, कोर CS में जाते हैं तो आप VLSI डिज़ाइन में भी जा सकते हैं, आप कोर CS में जाते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस आधारित सारे जो क्रियाकलापों को अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने IT में किया तो आप नहीं कर सकते, IT में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अब जब आप IT में आते हैं, बीटेक आपने IT में किया, तो आपका जो पूरा कोर्स डिज़ाइन है, जो आपका उसमें जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको एक एप्लीकेशन के रूप में आपको तैयार करते हैं कि आप उसको अप्लाई ज़्यादा करेंगे, ना कि कोर में जाएंगे। तो बेसिक उसमें ये हुआ कि कोर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और IT, जी ये फ़र्क। दूसरा सवाल, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, चूँकि लगभग 6000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान इंजीनियरिंग सर्विसेज का रहा है। जी सर। आगे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है जी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो M.Tech करना पड़ेगा, जिसके विषय में हमने चर्चा की। गेट के ज़रिए आप किसी भी IIT में, NIC में, REC में, NIT में आप प्रवेश पा सकते हैं। CDAC भी करवा रही है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे परम सुपर कंप्यूटर तैयार किया था, पुणे में बेस्ड है। उनके भी मास्टर्स कोर्स की साइट बहुत अच्छी है, डिप्लोमा अवेलेबल है। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है MBA। जी। तो MBA वर्सेस M.Tech, ये दोहरा अक्सर बच्चों में देखा गया है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पुनीत जी। देखिए, पहली बात ये है कि दोनों लुक्रेटिव हैं। इंजीनियरिंग वर्ड बड़ा अच्छा लगता है कि साहब क्या है, बीटेक है, उसके बाद क्या अच्छा MBA है, तो उसमें और वैल्यू एडिशन हुआ। लेकिन जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, उस दृष्टि से मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि आप ये नहीं कि पहले आपने बीटेक किया, फिर आप तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल वेस्ट करके, फिर आपने MBA किया और फिर आप सोचेंगे मेरे लिए एक बहुत अच्छी सी जॉब या बहुत अच्छा ओपनिंग मेरे को मिलेगा, फिर मैं बिल्कुल स्मार्टली वॉक करते करते उसके अंदर जाऊँगा। नहीं, हर मोमेंट इस इंडस्ट्री में बहुत से लोग प्रवेश करते जा रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर एक छोटी सी समस्या ये भी है कि और ब्रांचेस के लोग, चाहे वो बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग, बीटेक मेटलर्जी इंजीनियरिंग, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, वो भी इसमें वाइट कॉलर जॉब देखने की प्रवृत्ति से प्रवेश पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये समय की मांग ये है कि आप अपना कोर्स करके इमीडिएटली मार्केट में जाएं, जॉब पकड़ें, आपके एप्टीट्यूड का जॉब पकड़ें, अपने आप को उस तरह से तैयार करें और आपके एप्टीट्यूड का जॉब पकड़ें और उस पर ग्रो करें। करते करते आजकल आपके पास, जैसे पुनीत जी ने भी बोला, कि ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास इवनिंग क्लासेस, जैसे आपने MBA की अगर बात करी तो यहाँ पे जयपुर में भी, मैं काफ़ी सारे नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे इवनिंग क्लासेस करके आप 3 साल में MBA कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि आपने किसी तरह से येन केन प्रकार जो है डिग्री तो प्राप्त कर ली, पर आता जाता कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में अपने स्किल्स को भी डेवलप करें, सीखें, मेहनत करें और मेहनत करने से नहीं चूकें। जी, मेहनत का कोई नहीं है पर्याय, चाहे आप क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहें, चाहे स्टडीज़ की बात करें, देयर इज़ नो वर्ड लाइक शॉर्टकट। हम कहते हैं ना, शॉर्टकट में कर लेते हैं, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। शॉर्टकट आपकी ग्रोथ को ही हैम्पर करेगा। एक और स्टूडेंट हमारे साथ हैं।
हेलो सर, मेरा नाम काजल श्रीवास्तव है, मैं भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आईसीटी सेक्टर में वुमेंस के लिए क्या प्रेफरेंसेस हैं? देखिए, प्रेफरेंसेस की बात कर रही हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि महिलाएं वो सभी काम कर सकती हैं जो हम लोग कर सकते हैं। दुर्गा बनर्जी जी ने हवाई जहाज चलाया, मैरी कॉम जी ने जो उनका मुक्का बहुत फ्रेश है, चाहे पिक्चरों के रूप में, चाहे आपने देखे इतने अवार्ड्स जीते उन्होंने। तो आईसीटी के अंदर हाँ, ये अलग बात है कि आईसीटी जो है आप लोगों को थोड़ा सूट इस बात से करती है कि फील्ड जॉब ज़्यादा नहीं होती, वाइट कॉलर जॉब है, और जो है आप लोगों के लाइकिंग का जॉब है, ऑफिस का काम होगा। और महिलाओं के लिए अगर वो बहुत कोर विषयों में नहीं जा सकते तो उनके लिए सॉफ्ट कोर्सेज भी हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम NIELIT की बात करें, जो कि भारत सरकार का एक इंटरप्राइज़ है, उपक्रम है, उसके अंदर CCC कोर्सेज़ हैं, बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज़ हैं। उसके अंदर जैसे एक विषय बहुत अच्छा है, वो एनिमेशन और उसका है बेसिक जो एनिमेशन का प्रोग्राम होता है उसके ऊपर आधारित है, मल्टीमीडिया और एनिमेशन के ऊपर है। लेडीज़ के लिए जैसा आप बता रही हैं कि ऑफिस में आपको अगर कंप्यूटर पे काम करना भी होगा तो दो तरह से काम करना होगा, या तो आप ऑफिस में अपने डेस्कटॉप में बैठ के सर्वर से जुड़ के काम करेंगी या लैपटॉप लेके काम, लेकिन आपको एक जगह बैठ के ऐसा नहीं होगा कि आप चलते जाएंगे और कंप्यूटर के साथ काम करती जाएंगी। तो लेडीज़ को के लिए अच्छा कई कॉलेजेस में, कई डिपार्टमेंट्स में रिजर्वेशन भी है उनको सीट। जैसे हम उदाहरण के तौर पर मैं MBA इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर की बात कर रही हूँ, वहाँ लड़कियों के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है। और उनके लिए अलग अलग जो कोर्सेज मैंने बताया, स्टार्ट करने के लिए जो है आप BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, MCA है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, आपका BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आपका BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। इसके अलावा आपका MSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, MSc कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा OABC लेवल के बारे में मैंने आपको बताया, OABC के लेवल के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं? जी बिल्कुल। ये जो उसमें क्या होता है ओ लेवल, तो अच्छा। इसके अलावा जो है आपको ये भी बताऊं कि ITI में भी कोपा के नाम से एक कोर्स है, बिल्कुल छोटे लेवल पर भी कोर्स अवेलेबल है, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ITI लेवल करने के बाद भी आप O लेवल कर सकती है, O लेवल के बाद आप A लेवल कर सकती है, A लेवल के बाद B लेवल, C लेवल, और सब तरफ आपके लिए बहुत बहुत सुविधाएं हैं और उसमें आपको बहुत आगे आना चाहिए। काजल, आपने अभी बात की प्रेफरेंस की, तो मैं चूँकि बात जुड़ी हुई है इसलिए कहना चाहूँगा, कुछ पेरेंट्स के मन में कभी कभी जिज्ञासा आती है, मान लीजिए उनके बच्चे में कोई नेचर गिवन लिमिटेशन, बॉडी लिमिटेशंस रही, पोलियो जैसे कि हम बात करते हैं, तो वो बच्चा बहुत सारी सेवाओं को कर पाने में, जॉब्स को करवाने में असक्षम पाता है अपने आप। जी जी जी। जबकि वो सिर्फ अपना खुद का जनरेट किया हुआ होती है लिमिटेशन, ऐसी एक्चुअल लिमिटेशन नहीं होती है। बट अगर अपना करियर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप देखते हैं तो ऐसा बच्चा इतनी तरक्की करेगा जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो सिटिंग जॉब है, एक जगह पर जुड़ा हुआ काम है, घर से भी अपना काम जारी रख सकता है। इसमें पुनीत जी एक छोटी सी बात, आपने महिलाओं की बात करी, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर लड़की BTech होती है इंजीनियरिंग में या IT में तो लड़का भी उसी हिसाब से अच्छा मिलता है नहीं, ये भी एक वो रहती है कि भाई लड़की इंजीनियर है, तो केवल इसको ऐसा समझ के नहीं करें। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, आपने इतने साल अपने जीवन के इसमें दिए, तो उसमें खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़े हैं। मतलब जैसे जैसे नए कोर्सेज आए हैं, नई यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, वैसे वैसे ऑप्शंस भी खूब सारे बने हैं, और डिफ़िकल्ट ऑप्शंस नहीं है, अच्छे ऑप्शंस हैं आपके लिए। आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रही थी, चूँकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ सर, कि लाइक शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में सुख सुविधाओं में सर आज भी हम देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस है सर। जो सुविधा शहरी क्षेत्र में बच्चों को मिल रही है, वो सुविधा उस स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सरकार काफ़ी प्रयास रहता है, बट फिर भी उस क्षेत्र में अभी उपलब्ध इतनी नहीं है। तो सर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो मतलब स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे या कॉरेस्पॉन्डेंस पे आगे ICT सेंटर में मतलब लाइक क्या और कोर्स कर सकते हैं सर? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजस्वान का नाम सुना, राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के तहत हम लोग स्टेट डेटा सेंटर जो कि योजना भवन में स्थित है, वहाँ जिला मुख्यालय में POP है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, वो हम लोग ब्लॉक लेवल पर पहुँचे हैं। सभी पंचायत समितियाँ इससे जुड़ी हुई हैं, और स्वान में बहुत अच्छी जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और उसके बाद हमने वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दी है विभिन्न विभागों को। तो जो IT जो है, जो नेशनल E-गवर्नेंस प्रोग्राम है, उसके तहत जो है स्टेट डेटा सेंटर, आपके डिस्ट्रिक्ट का नोड, और फिर CSCs पूरे राज्य में, मेरी जानकारी में जयपुर ज़िले में करीब 348 ऐसे नोड्स हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हम इन्हें कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, और शहरी क्षेत्रों में हम लोग E-मित्रा के नाम से इन्हें जानते हैं।
तो वहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे भाई बहन हैं वो बतौर VLE विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, हम उद्यमिता की बात भी कर रहे हैं। अब क्या है कि ग्राम पंचायत बड़ा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में आपके नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से हर एक ग्राम पंचायत जुड़ने जा रहा है। पंचायती राज विभाग की तरफ से भी अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, उदाहरण के तौर पर प्रिया सॉफ्ट प्रोग्राम है। अब जैसे आपका जो फागी है पंचायत समिति, उसके अंदर हमने इसरो के तहत आपके ग्राम पंचायत को पायलट लिया है, जिसके अंदर हम मोबाइल कंप्यूटिंग के ज़रिए एसेट मैनेजमेंट को मैप कर रहे हैं। इसरो जो है इसमें हमको कोलैबोरेट कर रही है। तो गांव के अंदर अब ऐसा नहीं कि अब गांव के युवा को चाहे वो आवेदन करना हो अपने जॉब के लिए RPSC में, चाहे उसको जानकारी लेनी हो। अब उदाहरण के तौर पे गांव के अंदर ही आप अपना खाता सेंटर है तहसीलों के अंदर, जिसके अंदर जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, आपकी जो नकल है, जमाबंदी वगैरह वहीं पे प्रदान किए जा रहे हैं, कोई वहाँ पे टेंशन नहीं। नेट वहाँ पहुँच रहा है, हार्डवेयर कंप्यूटर वहाँ पहुँच रहा है, और कई ऐसे लोग हैं जो सरकार में आने के बाद भी वहाँ पे पोस्ट किए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो पंचायत समितियाँ हैं, हमारे जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारे जो गांव हैं, उसके आगे ढानियाँ हैं, ग्रास रूट लेवल पे ICT का इतना ज़बरदस्त फैलाव होने वाला है कि आपको ये गांव छोड़ के शहर की तरफ आने की, कभी ICT सीखना। अच्छा, सीखने की बात करी, पुनीत जी ने अभी आपको बता दिया कि नेट और कंप्यूटर आपके पास है। कंप्यूटर में ये चीज़ है कि अगर आप वहाँ पे नेटवर्क पहुँचता है लाइन के द्वारा, डायल अप कनेक्टिविटी है तो फ़ाइन, नहीं तो डेटा कार्ड इस्तेमाल में लेके जो है आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। DTH जो है वहाँ पहुँच चुका है, उसके अंदर भी आपका जो है अर्निंग हो सकती है, आपको उसमें आप कुछ अर्न कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, गांव में राजीव गांधी IT सेंटर्स बन चुके हैं, तहसील केंद्रों में बन चुके हैं, और आपको पता है आप खुद इस विभाग से हैं, तो किस प्रकार से जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फैलाव हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार का। तो वहाँ बैठ के उनको सही सूचना सही समय पे सही फॉर्मेट में और सही टाइम पे उपलब्ध होगी, और वो सही फैसले अपने करियर अपने जॉब के लिए कर पाएंगे। जैसा हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो एक ग्लोबल करियर की बात है। तो अगर विदेश पढ़ना जाना चाहे बच्चा जी, तो किस तरह से जा सकता है? देखिए, विदेश पढ़ने जाना चाहे बहुत अच्छी बात है, जीवन में एम्बिशन रहते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में देखिए कई ऐसे स्थान हैं, जैसे गुड़गांव है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली भी है काफ़ी हद तक, जहाँ पे कई सारे करियर ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आपके अंदर से अंदर ये बात है कि आपको विदेश जाना है और आपको उसके अंदर करियर फॉर्म करना है, तो विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजेस हैं वो आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल एफिलिएशंस कॉलेजेस के, अंतर्राष्ट्रीय कॉलेजेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि आप हिंदुस्तान में रह के, हमारे देश में रह के उस कॉलेज का कोर्स कर सकते हैं। फिर भी अगर आप जाना चाहें, हालांकि इसके लिए अमेरिका US जो है बहुत मक्का माना जाता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के लिए, तो कई लोग वहाँ जाते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार के जो उनके कोर्सेज़ हैं उनको, चाहे वो BS है, बैचलर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस है, या MBA है, जिसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की जो परीक्षाएँ होती हैं, चाहे वो ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन GRE की परीक्षा हो, और या TOEFL हो, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज हो, कई जगहों पे लोग GMAT की परीक्षा भी देते हैं। और इस प्रकार से अगर आपका ऐसा रुझान है, आपको विदेश जाने की आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप सबसे पहला काम ये करें कि पासपोर्ट ऑफिस जाके अपना पासपोर्ट बनवाएं और उसमें देखें। लेकिन प्रॉब्लम विदेशों में जाने की होती है कि एडमिशन आसान होता है, उसको मीट आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए आपका अगर GRE का स्कोर अच्छा होगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो करें, आप एक अच्छी प्रोफेसर से अपनी रिकमेंडेशंस लेकर के आएँ, और अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लेंगे तो ये बहुत अभी नए जो सिस्टम है उसके लिए ज़्यादा वेटेज दिया गया है, उसके क्रेडिट्स ज़्यादा अर्न करेंगे। आपके ग्रेजुएशन का स्कोर स्कॉलरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनेगा, जॉब किया है वो स्कोर, और आपकी रिकमेंडेशंस किस तरह की आई हैं। इसमें छोटा सा बिंदु आप एग्जाम दे करके आप आसानी से उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। चलते हम एक बात पूछना चाहेंगे, चूंकि समय सिर्फ हमारे पास 1 मिनट का ही बचा है। 1 मिनट का बताया, ठीक है। एक तो पहले फैसला बहुत जल्द है, लेट नहीं हो। दूसरा, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के अंदर इतना इंटरेस्ट रखते हैं और आप जो है इसमें आगे बढ़ें, रोज़ नित नए अच्छे काम करें, आगे बढ़ें और जीवन को जो है बहुत सुदृढ़ करें और अपना बहुत अच्छा करियर बनाएं। मैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं, आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं। मत टिको मदिर मधुमयी शांत छाया में, मत भूलो ध्येय मोह माया में। मत टिको मदिर मधुमयी शांत छाया में, मत भूलो ध्येय मोह माया में। लोलुप्य लालसा जहाँ वहीं पर क्षय है, आनंद नहीं जीवन का लक्ष्य विजय है।
जीवन का लक्ष्य आनंद नहीं बनाकर विजय बनाएं, विजयी भवें। जी, उम्मीद है आपको आज की चर्चा पसंद आई होगी। साइकिल में अगर जैसे बैलेंस बनाए रखना है तो उसकी पहली शर्त है कि साइकिल में पैडल मारते रहें, यानी कि गति बनाए रखें और हार्ड वर्क करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विषय पर नई चर्चा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।